देखिए, तो यहाँ पर टॉपिक है डीएनए का द्विगुणन यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये चीज होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें इसका तात्पर्य क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है। देखिए द्विगुणन है ना, द्विगुणन मतलब क्या हुआ, एक अणु से दूसरा अणु बनना, है ना। तो मतलब इसका तात्पर्य होता है, पहला पॉइंट लिखिए, इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है। अब इसका तात्पर्य क्या हो सकता है, सिंपल सा है कि क्या है भैया, डीएनए के एक अणु से उसी आकार प्रकार के दूसरे अणु का बनना। क्लियर है ना, तो बस लिख लीजिए, डीएनए के एक अणु से, डीएनए के एक अणु से उसी प्रकार के द्विअणु का बनना मतलब सीधा सीधा कि इसका तात्पर्य क्या है, डीएनए के एक अणु से उसी प्रकार के उसी आकार प्रकार के द्विअणु यानी कि दूसरे अणु का बनना ही क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है। क्लियर है। अब एक चीज और है, जो डीएनए का अणु होता है एक तरह से अपनी फोटोकॉपी बनाता है ना। तो ये जो डीएनए के अणुओं का जो द्विगुणन होता है, अर्थात डीएनए के एक अणु से दो अणु बनते हैं, ये खुद बनते हैं, है ना। मतलब इसके लिए और किसी की नीड नहीं होती है। मतलब आप सीधा लिख सकते हैं कि डीएनए का अणु स्वयं द्विगुणन करता है। स्वयं क्या करता है, द्विगुणन करता है, स्वयं द्विगुणन करता है। मतलब इसके लिए और किसी की नीड नहीं है, ये खुद अपने आप को, ठीक है, विभाजित करके ऐसे दो रूप में बदल लेता है। क्लियर है। तो पहला पॉइंट तो यही तात्पर्य जो कि नाम से ही क्लियर है कि डीएनए के एक अणु से उसी आकार एवं प्रकार के दूसरे अणु का या द्विअणु का बनना ही डीएनए का द्विगुणन कहलाता है। दूसरा, जो डीएनए का द्विगुणन होता है ये स्वयं होता है, अर्थात डीएनए का अणु स्वयं का द्विगुणन करता है, खुद का। जैसे मान लो ये डीएनए, मान लो ये खुद ऐसे विभाजित होकर दो में हो जाता है, तो जब दो हो जाता है तो ये दो हो गया। क्लियर है। अब फिर क्या होता है, ये ऐसे ये द्विगुणन होता रहता है। क्लियर है। तो डीएनए का अणु स्वयं क्या करता है, दो से अधिक नहीं, दो ही होता है। जैसे दो से अधिक तो वैसे होता ही है, लेकिन अगर एक अणु की बात करें, वो दो ही अणु में क्या होता है, विभक्त होता है, विभाजित होता है। क्लियर है। और दूसरा नंबर, ये कोशिका के केंद्रक में रहता है, इतना तो पता है ना, कोशिका के केंद्रक में रहता है। और कहाँ रहता है, गुणसूत्र के ऊपर रहता है ना। तो ये कहाँ रहता है, कोशिका के केंद्रक में विद्यमान रहता है, ठीक है। और गुणसूत्रों के गुणसूत्रों के ऊपर जो डीएनए होते हैं उन सबको ये क्या करता है, द्विगुणित करता है। क्लियर है, समझ में आया इतना। और एक चीज और है, जैसे क्या होता है सूचना स्थानांतरण के लिए, जैसे क्या होता है पेरेंट्स से सूचना उनकी संतति में भी जाता है। सूचना का मतलब कई जैसे आनुवंशिक लक्षण के रूप में ये सारे, तो सूचना स्थानांतरण के लिए ये डीएनए का द्विगुणन होना आवश्यक है। तो आपने पहला पॉइंट लिख लिया ना कि इसका तात्पर्य क्या है, डीएनए के एक अणु से उसी आकार एवं प्रकार के, आप ये चीज ऐड कर सकते हैं, उसी आकार व प्रकार के द्विअणु का बनना। और दूसरा, डीएनए का अणु स्वयं का क्या करता है, द्विगुणन करता है। इसे लिखिए, हो गया। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए, कोशिका के केंद्रक में विद्यमान, कोशिका के केंद्रक में विद्यमान, कोशिका के केंद्रक में विद्यमान गुणसूत्रों के सभी डीएनए, कोशिका के केंद्रक में विद्यमान गुणसूत्रों के सभी डीएनए, कोशिका के केंद्रक में विद्यमान
गुणसूत्रों के सभी डीएनए अणु कोशिका के केंद्रक में विद्यमान, गुणसूत्रों के सभी डीएनए अणु क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। गुणसूत्रों के सभी डीएनए अणु द्विगुणित होते हैं। ठीक है, आपने लिखा गुणसूत्रों के सभी डीएनए अणु क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं, और ये जो कि कोशिका के केंद्रक में विद्यमान रहते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, अरे इसी में ऐड कर दीजिए, जिसके फलस्वरूप, जब मतलब ऐसे द्विगुणित होते हैं, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्र दो संतति गुणसूत्र में बढ़ जाता है। जिसके फलस्वरूप गुणसूत्र दो संतति गुणसूत्र में बदल जाता है। जिसके फलस्वरूप गुणसूत्र दो संतति गुणसूत्र में क्या होता है? बदल जाता है। तो आपने देखा कि गुणसूत्र, ये जो कोशिका के केंद्रक में जितने भी गुणसूत्र में जो भी डीएनए है प्रेजेंट है ना, वो सारे डीएनए अणु क्या होते हैं? द्विगुणित, मतलब उन सबका द्विगुणन होता है। और जब द्विगुणन होता है तो उसके बाद में क्या होते हैं? गुणसूत्र दो संतति गुणसूत्र में बदल जाते हैं। क्लियर है ना? और जब दो संतति गुणसूत्र में बदल जाते हैं तो भाई स्वाभाविक है, एक तो पेरेंट्स के अंदर रहेगा और एक उनके संतति में चला जाता है। इतना क्लियर है ना? और एक और पॉइंट लिख लेना, सूचना स्थानांतरण के लिए डीएनए का द्विगुणन आवश्यक है। सूचना स्थानांतरण के लिए डीएनए का द्विगुणन आवश्यक है। सूचना स्थानांतरण के लिए डीएनए का द्विगुणन आवश्यक है। आवश्यक होता है, आवश्यक रहता है। अच्छा एक चीज और है, देखो जब गुणसूत्र में सभी डीएनए अणु द्विगुणित होते हैं तो फलस्वरूप क्या होता है? गुणसूत्र दो संतत कोशिका में पहुंच जाता है ना? दो संतत कोशिका में जो है बदल जाता है। अरे हाँ, गुणसूत्र दो संतत गुणसूत्र में बदल जाता है। और जब दो संतत गुणसूत्र में बदल जाता है तो ये क्या होता है? डीएनए बराबर मात्रा में विभाजित हो जाता है और बराबर बराबर दोनों संततियों में ये चला जाता है। क्लियर है? मतलब यहां से ये चीजें, चलो तो द्विगुणन के लिए आवश्यक है। अच्छा, अगर एक ये पूछा जाए कि दोनों संततियों में गुणसूत्र अलग अलग संतत कोशिका में पहुंचते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन कब पहुंचते हैं? कोशिका विभाजन के समय पहुंचते हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय दोनों संतति गुणसूत्र, कोशिका विभाजन के समय दोनों संतति गुणसूत्र, कोशिका विभाजन के समय दोनों संतति गुणसूत्र अलग अलग संतति कोशिका में पहुंच जाते हैं। दोनों संतति गुणसूत्र अलग अलग दोनों संतति कोशिका में पहुंच जाते हैं। लिखिए, कोशिका विभाजन के समय लिखिए, दोनों संतति गुणसूत्र अलग अलग संतति कोशिका में पहुंच जाते हैं। हाँ, चलिए अगली हेडिंग बना लीजिए, आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार, तो आरएनए कितने प्रकार का होता है ये चीज आपको समझना है। तो सबसे पहले इसमें देखो, आरएनए के प्रकार वैसे तो होते हैं, आरएनए दो प्रकार के होते हैं, एक तो आनुवंशिक आरएनए और एक क्या होता है?
आनुवंशिक आरएनए, बस, है ना। अगर देखो एक तो दो, पहले ऐसे लिखिएगा आनुवंशिक आरएनए, आनुवंशिक आरएनए, और अगला लिखिएगा आनुवंशिक आरएनए। उल्टा उल्टा, जो आनुवंशिक रूप से भूमिका नहीं, आनुवंशिक आरएनए। तो आरएनए ये दो प्रकार का हुआ, आनुवंशिक आरएनए और आनुवंशिक आरएनए। ये चीज है भौतिक लक्षण और कार्यों के आधार पर। तो ये चीज आप लिख लीजिएगा, भौतिक लक्षण, भौतिक लक्षण एवं कार्यों के आधार पर, भौतिक लक्षण एवं कार्यों के आधार पर, ये दो प्रकार का होता है। आरएनए दो प्रकार का होता है, भौतिक लक्षण और कार्यों के आधार पर। आनुवंशिक आरएनए मतलब जेनेटिक आरएनए, और यह नॉन जेनेटिक आरएनए, अनानुवंशिक आरएनए। बिल्कुल। अब यहाँ पर प्रश्न आता है आनुवंशिक आरएनए होता क्या है ना। तो भौतिक लक्षण एवं कार्यों के आधार पर, हाँ, जैसे आरएनए के भौतिक लक्षण और उनके कार्यों को देखते हुए आरएनए को दो भागों में बांटा जा सकता है। अभी आगे और है टीआरएनए, आरएनए, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अभी ये दो बेस है इसका कि इनके भौतिक लक्षण, फिजिकल अपीयरेंस और इनका जो फंक्शंस है, उनके बेस पर इनको दो भागों में बांटा गया है। क्लियर है ना। अभी जैसे क्या होता है कि कई सारे ऐसे हैं, जैसे कई सारे पादप हैं और कुछ वायरस है, उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए नहीं बल्कि आरएनए ही काम करता है। क्यों आरएनए क्यों काम करता है? क्योंकि डीएनए उसमें उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित रहता है। जैसे ऐसे कौन है, लिख लीजिए, अधिकांश पादप विषाणु और जीवाणु भोजी, अधिकांश पादप, हाँ इसमें इस हेडिंग में अधिकांश पादपों, वायरसों या विषाणुओं व जीवाणु भोजी में, मतलब ऐसे जो कि जीवाणु को खाते, बैक्टीरिया, जीवाणु भोजी में, इसमें आनुवंशिक डीएनए पाया जाता है। मतलब इन सब में आनुवंशिक डीएनए का मतलब आनुवंशिक आरएनए पाया जाता है। इसका मतलब आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए काम करता है। तो इसमें आप कर सकते हैं, इसमें आनुवंशिक पदार्थ लिख लीजिए, इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए ही काम करता है, आरएनए ही काम करता है। अब प्रश्न आता है डीएनए कहाँ गया? अनुपस्थित रहता है। डीएनए सो रहा, अनुपस्थित है ही नहीं। क्लियर है? तो आगे आप लिख सकते हैं डीएनए अनुपस्थित है। चलो, ये हो गया आनुवंशिक डीएनए। अच्छा, आरएनए यार, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया आनुवंशिक आरएनए। क्यों रखा गया? क्योंकि जीवाणु भोजी मतलब ऐसे वायरस जो कि जीवाणु को खाते, है ना। बैक्टीरियोफेज वायरस, ये वायरस होता है, वायरस की प्रजाति है ना। तो समझ में आनुवंशिक आरएनए क्या होता है, नाम से क्लियर है। देखो, वो आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता हो, किसमें काम करता है? अधिकांश पादपों में, विषाणुओं में, जीवाणु भोजी में। क्लियर है? इन सब में क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें डीएनए अनुपस्थित रहता है, डीएनए उपस्थित नहीं रहता है। अब प्रश्न आता है ये चीज, अनानुवंशिक आरएनए मतलब नॉन जेनेटिक आरएनए। अब भाई देखो, नॉन जेनेटिक आरएनए क्या है? जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, है ना, मतलब प्रोकैरियोटिक जीव मतलब पूर्व केंद्र के जीव, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं और जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं, मतलब सुकेंद्र के जीव, जीव तो दो ही हैं, है ना, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक।
जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक जीव, और जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका उसे क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक जीव, है ना। अच्छा, तो इस ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है ये लगभग सभी प्रकार के या सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। तो करता क्या है, वहां पर ये आनुवंशिकी का नियंत्रण डीएनए के द्वारा किया जाता है। ध्यान देना, इसको ऐसे समझो, सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीवों में, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक जीवों में आनुवंशिकी का नियंत्रण आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन होता है, डीएनए होता है। डीएनए होता है। तो भाई देखो, सभी प्रकार के, हमने क्या कहा यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक जीवों में मतलब पूर्व केंद्र के जीवों में, और यूकैरियोटिक जीवों में मतलब सुकेंद्र के जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन काम करता है, डीएनए काम करता है। तो आरएनए क्या हुआ, आनुवंशिक हुआ कि नहीं, आरएनए को आनुवंशिक, आरएनए तो बोलेंगे नहीं यहाँ पर, है ना। तो आरएनए क्या करता है, आरएनए इस काम में सहयोग करता है समझ से, सहयोग करता है। हाँ, मतलब यहाँ पर जैसे अनुवंश मेन रोल तो कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है, आरएनए नहीं कर रहा है। यहाँ तो कर रहा है, लेकिन यहाँ कौन कर रहा है, डीएनए। हाँ। और इस प्रक्रिया में सहयोग करने का